गमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव मुखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार साथियों, मैं वीर चौधरी एक बार सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस पर। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बातें कही हैं वो बस ऐसे ही नहीं कही हैं, इनका अपना एक मतलब है। आप लोग जब तक अपनी खुद की ताकत को नहीं पहचान पाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में अचीव। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी चीज़ पर अड़ नहीं सकते, और सफलता और असफलता के बीच का जो दायरा होता है वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जब तक हम ठानेंगे नहीं, और ठान कब सकते हैं जब हम खुद पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। ये पूरा का पूरा कंट्रोल का जो सिस्टम है वो हमारा पूरा का पूरा डिपेंड करता है साइकोलॉजी पर। स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी जो है एक इंसान को अगर चाहे तो मेंटली स्ट्रांग भी बना सकती है, और अगर साइकोलॉजी चाहे तो उस इंसान को वो स्ट्रांगली मेंटल भी बना सकती है। मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रांगली मेंटल में बहुत डिफरेंस है। दोनों वर्ड्स सिर्फ मैंने आगे पीछे यूज़ किए हैं। सिर्फ ये आगे पीछे यूज़ करने का ही जो सिस्टम है यही सक्सेस तक में पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, तो बिना वक्त गंवाए हुए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम आपका जो रहने वाला है आज, वो स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम रहेगा दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़ना है, और ये जो बातें मैंने स्टार्टिंग में कही है वो सिर्फ इसीलिए कही है क्योंकि जब मैं YouTube पर ऑब्जर्वेशन करने बैठता हूँ अपनी क्लासों को, तो मैं ये देखता हूँ किसी स्टूडेंट ने 2 मिनट दिखे, किसी ने 1 मिनट दिखे, किसी ने 5 मिनट दिखे क्लास को, उसके बाद छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो शायद इस बात को उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, फालतू का है, टफ है, बेकार है, हमें समझ नहीं आ रहा है, वो छोड़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स का अगर मैं माइनर ऑब्जर्वेशन करूं तो ये रेशो 20:80 रहता है। स्टूडेंट्स, इनमें 80% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ इजी पढ़ना पसंद करते हैं, वो इजी ही पढ़ना चाहते हैं, और वो होते हैं जो टफ पढ़ना चाहते हैं। वही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं। इन्हें जो आता है ये उसी को पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, जिन्हें इन्हें जो आता है, या फिर और इजी से लॉलीपॉप जो चीज़ें हैं उन्हें पढ़ने में इन्हें आनंद आता है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें आया हुआ तो आता है लेकिन नया सीखने की हर वक्त कोशिश करते हैं। यही स्टूडेंट सक्सेस होते हैं। तो अगर हम लोग चाहेंगे ना तो दुनिया की ऐसी कोई बाधा, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन, ऐसी कोई रुकावट, ऐसी कोई बाउंडेशन दुनिया में बनी नहीं है जो इंसान की ताकत से कहीं ज़्यादा हो जाए। मैंने पहली कड़ी में कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स अपने पॉइंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण, पहली बात करूं तो एक सामान्य कांच होता है। कांच में क्या होता है? कांच ट्रांसपेरेंट होता है बेटा। आप इधर से देखिए, इधर का दिख जाएगा, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं होता है। दर्पण में इसी कांच के एक साइड पर परावर्तक पदार्थ क्या हो रखी होती है स्टूडेंट्स? एक पॉलिश हो रखी होती है। ये पॉलिश किस पदार्थ की होती है? तो वो पदार्थ मैं आपको बता दूं, या तो वो निकल है, चांदी है, पारा है, या फिर मैं अगर बात करूं तो वो ग्रेफाइट है। स्टूडेंट्स, ये चारों के चारों पदार्थ ऐसे हैं जो कि इस दर्पण पर परावर्तक पदार्थ के तौर पर काम कर रहे हैं। परावर्तक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनसे हमें इस दर्पण के या इस कांच के आर पार नहीं देख पा रहा। और केवल यही परावर्तक पदार्थ की पॉलिश नहीं होती, इसके ऊपर एक और लेप होता है, जो लेप होता है आपका AgNO3 का। AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जो यूज करते हैं हम लोग वो अमिट स्याही बनाने में करते हैं, परमानेंट स्याही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अमिट स्याही का, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। आपसे प्रश्न आता है कि एक दर्पण बनाने के लिए क्या चाहिए? तो पहले कहूंगा मैं, दर्पण बनाने के लिए परावर्तक पदार्थ निकल, चांदी, पारा या ग्रेफाइट चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक और जो लेप किया जाएगा वो लेप स्टूडेंट्स का किया जा रहा है, वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट या अमिट स्याही का किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जो कांच है वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा? वो हमारे लिए दर्पण कहलाता है। क्लियर है? दर्पण और कांच में पहला डिफरेंस आपने पढ़ लिया होगा। कांच वो होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकता हूं मैं इसके। दर्पण वो होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि एक साइड में परावर्तक पदार्थ की क्या होती है बेटा? एक साइड में पॉलिश हुई होती है।
ठीक है बेटा, आगे की बात कर रहा हूं मैं यहां, मैं दर्पण के प्रकारों की बात करूंगा। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। अगर दर्पण के प्रकारों की बात करूं तो यहां दो प्रकार के दर्पण होते हैं, जिनमें एक होता है बेटा समतल दर्पण, दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है जिसे मैं नाम देता हूं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। पहला होता है जिसे मैं उत्तल, या फिर इसे मैं अंग्रेजी में जो नाम देता हूं वो कॉन्वेक्स नाम देता हूं। इसे दूसरा नाम हम देते हैं अवतल, और इसे अंग्रेजी में जो नाम देता हूं मैं इसे कॉनकेव कहता हूं। एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी पॉइंटों को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन प्लेन मिरर। सबसे पहले हम प्लेन मिरर या समतल दर्पण के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो बेटा एक बार हम लोग जुड़ जाते हैं समतल दर्पणों से। सबसे पहले तो वैसे नाम से ही क्लियर है, समतल एकदम प्लेन, सीधा सीधा, इसमें कोई कर्व वगैरह कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, एकदम सीधा हो, वो हमारा क्या कहला रहा है, वो हमारा समतल दर्पण कहला रहा है। तो मैं एक बार जो स्टार्टिंग कर रहा हूं वो समतल दर्पण से कर रहा हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बार प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से, इसलिए 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पढ़ना। इस चैप्टर में मैं उन पॉइंटों की बात करूंगा जो पिछले 15 साल के एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछे गए, और किसी भी एक सिंगल बुक में इतने सारे पॉइंट समतल दर्पण से मिलना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, जितने मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से, पिन ड्रॉप साइलेंस आप लोग सुनेंगे, मजा आएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि समतल दर्पण में पहला पॉइंट ये है कि बिंब का जो साइज होगा या बिंब का आकार जो होगा वो निश्चित तौर से बराबर होता है किसके आकार के, वो निश्चित तौर से बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि मान के चलिए आप अगर हैं, आप 5 फीट लंबाई वाले व्यक्ति हैं, सपोज कीजिए आपकी लंबाई 5 फीट है, आपका बिंब जो है वो 5 फीट का है, आपका प्रतिबिंब भी कितने का मिलेगा, वो भी 5 फीट का मिलेगा। अब बात आती है सर ये बिंब और ये प्रतिबिंब क्या है। बेटा बिंब, जैसे मान के चलिए मैं खुद को इस दर्पण में देख रहा हूं, सामने इस दर्पण है ये मान के चलिए, तो मैं जो रियल हूं बेटा वो तो है बिंब, मेरा जो कुछ भी इस दर्पण में दिखेगा वो क्या है, प्रतिबिंब। तो यहां पर बिंब का जितना साइज होगा प्रतिबिंब भी डेफिनेटली उतना ही बराबर होगा। ये पहली क्वालिटी किसकी है, ये प्लेन मिरर की फर्स्ट क्वालिटी है, पहली क्वालिटी। ये कभी भी प्रतिबिंब के साइज को बढ़ा घटाकर आसपास या दूर नहीं करता, बाकी के सभी दर्पणों में चेंजेस होता है। आप किसी भी वाहन में लगे हुए दर्पण को पढ़ना, उस पर इंग्लिश में लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब ऑब्जेक्ट इन द मिरर, इस दर्पण में जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, दे आर क्लोजर, वो नजदीक हैं, किससे नजदीक, देन दे अपीयर, इसमें जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा नजदीक। मतलब अगर इस दर्पण में आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइड वाले दर्पण में अगर आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति 5 फीट पीछे है, तो वो 5 फीट पीछे नहीं है, वो एक्चुअली 5 फीट से भी कम दूरी पर है, 4 साढ़े 4 फीट की दूरी पर है वो। तो वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट स्थिति को नहीं बता रहा है, जबकि प्लेन मिरर एकदम एग्जैक्ट स्थिति को बताता है। जैसा बिंब का आकार वैसा ही प्रतिबिंब का आकार, जितना बिंब दूरी उतना ही प्रतिबिंब दूरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि ये ना तो आकार को बढ़ाता है ना आकार को घटाता है। इसका मतलब अगर मैं कहूं तो इसकी क्षमता जो होगी वो निश्चित तौर से शून्य होती है। शून्य क्षमता क्यों है, क्योंकि ना तो ये पावर को बढ़ा रहा ना पावर को घटा रहा। इसका मतलब ना तो साइज को बढ़ा रहा और ना साइज को घटा रहा। इसी आधार पे हम अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं इसका जो आवर्धन होता है, आवर्धन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन एम, वो आवर्धन निश्चित तौर से एक गुना होता है। आवर्धन का मतलब क्या है, सपोज कीजिए मैं 5 फीट का व्यक्ति हूं, मैंने खुद को दर्पण में देखा, मैं दर्पण में देख रहा हूं 20 फीट का। देखो आपने देखा 20 फीट मेरा प्रतिबिंब, मैं खुद 5 फीट का, कितना गुना ज्यादा बढ़ गया, मैं 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन यहां क्या है, यहां मैंने कहा है 5 फीट का ही बिंब है, 5 ही फीट का प्रतिबिंब है। 5/5 लगा के देखो आप कितना आंसर आ रहा है, 1 गुना आ रहा है। दैट मीन्स राइट आंसर क्या है, यहां पर जो मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, वो 1 है। आवर्धन क्या है, आवर्धन वो है कि किसी भी वस्तु के बिंब का आकार
किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार उसके बिंब के आकार से कितना गुना बढ़ गया या कितना गुना घट गया, ये चीज जो कहलाती है वो मैग्निफिकेशन कहलाती है, आवर्धन कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं। यहां से मैं आगे चौथे वाले पॉइंट की बात करता हूं। इसकी जो फोकस दूरी होती है, कौन से दर्पण की? समतल दर्पण की। तो फोकस दूरी जो होती है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। एक समतल दर्पण में आप मैक्सिमम कितनी दूर तक की वस्तु देख सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी आंख पर। बाकी समतल दर्पण से अधिकतम कितने दूर तक की वस्तु देखी जा सकती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, अनंत दूरी तक देख सकते हैं आप। रात के समय पे एक दर्पण लेके छत पे चढ़ जाइए, आप देखिए रात के समय पे अगर आप चाहो तो निश्चित तौर से चंद्रमा भी दिख जाएगा आपको उसमें। अब ये डिपेंड किया ना आपकी आंख पर, आप कितना देख पाओगे। दर्पण से इनफाइनाइट दिखा रहा है, अनंत दिखा रहा है। क्लियर है ना? ओके, पांचवा पॉइंट, ये जो पांचवा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर थोड़ा सा स्टार लगा रहा हूं अभी। और वो स्टार बेटा मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट अभी आपको होल्ड करके रखना है अपने दिमाग में। वो में पॉइंट क्या है, इस पर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा आभासी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। जो आभासी होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। इस बात को अभी होल्ड करना, क्योंकि ये बात मैं तब डिटेल में समझा पाऊंगा आपको जब मैं बात करूंगा आपसे स्फेरिकल मिरर्स की। तब तक आपको बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसको समझाने के चक्कर में पूरा इस कंसेप्ट की स्थिति हो जाएगी। मैं वो चाहता नहीं बेटा, इसका टाइम मैं इतना बर्बाद नहीं करना चाह रहा, इसलिए इस पॉइंट का हम जिक्र करेंगे अगली क्लास में। इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में होल्ड करना। मैं छठवें पॉइंट की फिर आपसे बात कर रहा हूं। बेटा मैं जो हूं वो बिंब है, मेरा जो कुछ भी इस दर्पण के अंदर दिखेगा वो प्रतिबिंब है। मैं बिंब, वो प्रतिबिंब। उसे और मुझे मिलाने वाली जो रेखा होगी वो ऐसी होगी इस मार्कर की तरह, और ये मार्कर इस दर्पण पर क्या है? लंब है। भाई ऐसी तो रखा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि बिंब और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, बिंब व प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है? तो दर्पण पर हमेशा वो क्या होती है? तो वो दर्पण पर लंब होगी, निश्चित तौर से दर्पण के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनेगी। ये 5-6 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सातवां पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत चर्चित सा है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा है अब तक। प्रश्न कहता है कि अगर मान के चलिए आप 5 फीट ऊंचाई वाले हो, आपको अपना पूरा प्रतिबिंब सामने वाले दर्पण में देखना है। अधिकतम कितनी ऊंचाई का दर्पण ले लूं? तो अधिकतम के लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 10,000 फीट दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तब भी आप दिख जाओगे। 1,000 फीट वाले दर्पण के साथ सामने खड़े हो जाइए तब भी आप दिख जाओगे। लेकिन अगर प्रश्न करता है तो वो कैसे करता है? वो ये कहता है अगर आप मान के चलिए 5 फीट ऊंचाई है आपकी, कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण लिया जाए जिससे आपका काम चल जाए, आप एडी से चोटी तक उसमें दिख जाओ। तो ऐसे दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी वो बिंब की ऊंचाई का आधा होगी। मान के चलिए मैं कह रहा हूं बिंब यदि आपने x मीटर ले रखा है तो दर्पण आपको निश्चित तौर से कितना लेना पड़ेगा? x/2 लेना पड़ेगा। ये बात किसके लिए की है? ये बात आपने न्यूनतम के लिए की, मिनिमम के लिए की है। कम से कम अगर कोई व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है तो खुद की आधी ऊंचाई का दर्पण से कम लेना पड़ेगा। खुद 10 फीट का है तो कम से कम 5 फीट के दर्पण से काम चलेगा। खुद 5 फीट का है तो कम से कम 2.5 फीट के दर्पण से काम चलेगा। इससे ज्यादा कम अगर लिया तो काम नहीं बन पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए 8वें पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका था, तभी एक नए क्वेश्चन की इन्वेंशन की SBI PO ने और क्वेश्चन को बना डाला। और वो क्वेश्चन कैसे बना दिया वो मैं आपको एक बार बताता हूं। बेटा वो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे बना दिया कि मान के चलिए ये कोई कमरा है और कोई व्यक्ति कमरे के ठीक बीचों बीच में खड़ा हुआ है। ये कंडीशन तभी लाई करेगी जब ठीक बीचों बीच में व्यक्ति खड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कमरे के ठीक बीचों बीच में खड़े होकर सामने लगे हुए दर्पण में, दर्पण लगा हुआ है, पीछे वाली दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है बॉटम टू टॉप,
तो उसे कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण लेना पड़ेगा। इस बार कंडीशन क्या है, व्यक्ति कमरे के ठीक बीचों बीच में खड़ा होना चाहिए, पीछे वाली पूरी दीवार आगे वाले दर्पण में दिखनी चाहिए। तो अगर वो ऊंचाई अगर लेगा तो देखना, मैं आपको बता दूं, यदि अगर मैं दीवार को x मान लूं तो उसे जो दर्पण लेना पड़ेगा वो निश्चित तौर से लेना पड़ेगा, दीवार की ऊंचाई तो x है, x का 1/3 लेना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि दीवार 60 फीट की है, दीवार की ऊंचाई कितनी है 60 फीट, कम से कम कितनी ऊंचाई का दर्पण लेगा, तो निश्चित तौर से 20 फीट ऊंचाई का दर्पण उसे लेना ही लेना पड़ेगा। 1/3 किसके लिए लिया जा रहा है, दीवार के लिए, जब व्यक्ति ठीक मिड पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ये किसके लिए है, यदि व्यक्ति खुद 20 फीट का है तो कम से कम उसे 10 फीट का दर्पण तो लेना ही लेना पड़ेगा ताकि वो खुद को पूरा देख सके। मेरे पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं है? चलिए ठीक है बेटा, यहां तक की बात हो जाती है। इसके बाद में 9वें पॉइंट की बात और करता हूं आपसे। 9वां पॉइंट हमसे ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण के साथ थीटा डिग्री के कोण पर अगर मुड़ेगा, थीटा अगर मुड़ेगा कौन, बिंब, तो 2 थीटा मुड़ेगा कौन, 2 थीटा मुड़ेगा प्रतिबिंब। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं 30 डिग्री के एंगल पे मुड़ा, निश्चित तौर से समझ लेना मेरा प्रतिबिंब जो दर्पण में दिख रहा होगा वो फटाक से कितने डिग्री के कोण पे मुड़ जाएगा, वो फटाक से 60 डिग्री के कोण पे मुड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आगे की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए, मैं आगे आपसे 10वें पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान लगा के सुनते हुए चलना। 10वां पॉइंट मुझसे यह कहता है कि भाई यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से भाग के आ रहा है, v वेग किसका है, बिंब का है, तो 2v वेग हो जाएगा किसका, ये होगा प्रतिबिंब का। क्या मतलब है कहने का, कहने का ये है अगर आप भागते हुए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्पण की ओर आए तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता हुआ नजर आएगा, जस्ट डबल। आपने मूवियों में बहुत सारे सीन देखे होंगे, ऐसे सीन जिसमें बहुत तेज रफ्तार से चलती हुई बाइक से हीरो कूद जाता है। एक्चुअली वो बाइक इतना स्पीड से नहीं चलती है, उसका जो फोटो लिया जाता है वो डायरेक्ट क्लिक नहीं किया जाता है उसका बाइक का, एक्चुअली उसका जो क्लिक किया जाता है वो दर्पण में पहले बाइक को देखा जाता है, फिर दर्पण का फोटो क्लिक किया जाता है ताकि उसकी स्पीड जस्ट डबल दिखे। बाकी ऐसा नहीं होता कि वीडियो बनाई, वीडियो को फिर तेज कर दिया। अगर बेटा वीडियो को तेज किया जाएगा तो आप देखिए वीडियो के साथ साथ व्यक्ति की एक्टिविटी भी तेज हो जाएंगी, जबकि वहां ऐसा नहीं होता है, वहां सिर्फ वाहन की स्पीड को जस्ट डबल दिखाया जाता है और वो दिख सकता है केवल दर्पण में। अब यहां ऐसे नहीं है कि आपने एक बार एक हाथ ऊपर उठाया तो 2 बार उसमें दिखे, नहीं, बस उसकी उस काम के होने की जो दर है ना वो फास्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए मैं आगे बात करता हूं आपसे 11वें पॉइंट की। 11वां पॉइंट मुझसे क्या कहता है, 11वां पॉइंट मुझसे कहता है, मान के चलो, देखो इससे एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, प्रश्न भी आया हुआ है, मैं थोड़ा सा मिटा लूं यार इसे, है ना, फिर बात करेंगे अपन। प्रश्न कैसे आया हुआ है वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा इसका, प्लस पूरा कंसेप्ट भी बताऊंगा। कंसेप्ट ये कहता है कि यदि आप बिंब है, बिंब x मीटर विस्थापित हुआ तो प्रतिबिंब जो है वो 2x मीटर विस्थापित हो जाएगा। क्या मतलब है ये? प्रश्न ऐसे आया था, मान के चलिए ये कोई दर्पण है, इस दर्पण से 1 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, व्यक्ति की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है 1 मीटर। समतल दर्पण है तो बेटा ये बात भी जाहिर सी है कि यहां से 1 मीटर दूरी पर ही इसका क्या खड़ा होगा, प्रतिबिंब खड़ा होगा 1 मीटर पर। ठीक है बेटा, क्या कहा था उसने, ये कहा था अब ये व्यक्ति जो है दर्पण की ओर 30 सेंटीमीटर विस्थापित होगा, फटाक से यहां आके खड़ा हो गया। कितना विस्थापित हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रतिबिंब में बेटा इतना ही हुआ होगा, हाँ गुरुजी इसमें भी इतना ही हुआ होगा, 30 सेंटीमीटर। अब प्रश्न उसने क्या कहा है, उसने कहा है, बोला बताइए बिंब और प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 30 चल गया, 70 बचा ये, 70 बचा ये, 70 ये, 70 ये, निश्चित तौर से कितना हो गया, 140 हो गया। और पॉइंट मैंने यही कहा है, यदि कोई बिंब दर्पण की ओर x मीटर विस्थापित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है
उसके बिंब से 2x मीटर दूरी पर विस्थापित हो जाएगा। आप यदि दर्पण से 5 मीटर इधर गए, प्रतिबिंब भी 5 मीटर उधर जाएगा, बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 ही और 5 ही, वो 10 डबल दुगनी कितनी हो जाएगी? 10। यही पॉइंट मैं कहने जा रहा हूं। क्लियर है? आगे मैं 12वें पॉइंट की बात करता हूं। 12वां पॉइंट कैसे कहता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी नाई या बार्बर की दुकान में जाइए, आप वहां ये देखते हैं कि उसके पास 2 दर्पण लगे हुए हैं, एक आगे एक पीछे। अच्छा, इनमें से एक प्लेन होगा, एक झुका होगा, या दोनों झुके होंगे। ऐसे झुके हुए मिलते हैं निश्चित तौर से। झुकने का रीजन क्या है? उसमें आपकी 3-4 शक्ल दिख जाती हैं, अगर आपने देखा हो तो। ध्यान से सुनना, मैं यहां 2 पॉइंट्स बता रहा हूं आपको ऐसे करके। ये 2 दर्पण हैं, पहला ये दर्पण है, दूसरा ये दर्पण है, और मान के चलिए एक दूसरे के साथ यहां 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो प्रश्न ये कर देगा, बोला बताओ भाई, इसके बीच में कोई व्यक्ति बैठ जाए तो उसको अपनी कितनी शक्ल या कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? यहां समझने वाली बात, अब तक जो कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। यहां स्थितियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली, जब स्थिति कैसी हो? वो समरूपता वाली स्थिति हो, मतलब वो सिमेट्रिक कंडीशन हो। पहली, जब वस्तु असमरूपता की स्थिति में हो। असमरूपता मतलब नॉन सिमेट्रिक कंडीशन। क्या है समरूपता और क्या है असमरूपता? सुन लीजिए। जब प्रश्न में ऐसे कह दे कि व्यक्ति बिल्कुल और बिल्कुल ठीक बीच में खड़ा है, ठीक बीच, ध्यान देना बेटा, एक शब्द है, ऐसे यहां दर्पण बना दिया मैंने, ये वाला एक पॉइंट। तो मैं कह रहा हूं कि केवल बीच में खड़ा हुआ, बीच यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, बीच तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ठीक बीच अगर है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों में मैं 60 डिग्री कोण ही लगा के बता रहा हूं। प्रश्न कैसे कहेगा? प्रश्न आपसे ये कहेगा, मान के चलिए यदि 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इसके ठीक बीच में व्यक्ति खड़ा हुआ। अब प्रश्न बोल दिया ठीक बीच में, कंडीशन तुरंत समझ आएगी, गुरुजी ने समरूपता वाली बताई थी, जब बीचों बीच में खड़ा हो। बिल्कुल ऐसे में अगर आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला n बराबर 360/θ होगा। निकाल दो, 360/60 निकालोगे, 6 छक्के 36, मतलब 6 आंसर बन जाएगा करेक्ट। लेकिन यहां n बराबर आप निकालोगे तो 360/θ लगाना ही है आपको। तो 360/60 जैसे लगाया, 6 छक्के 36, 6 आ गया। लेकिन यहां याद रहे कि आंसर एक विषम संख्या आना चाहिए हमेशा। अब सर ये 6 तो समय, तो इसमें से -1 कर दिया जाएगा और फाइनल आंसर 5 प्राप्त कर दिया जाएगा। ये कब है? ये असमरूपता है। असमरूपता की स्थिति में ये बात बिल्कुल स्टार लगा के लिख देना कि जो आंसर आएगा आपका वो हमेशा और हमेशा एक विषम संख्या होना अनिवार्य है, मस्ट है, नेसेसरी है। ऐसा होना ही होना चाहिए। जब तक आंसर आपका विषम संख्या नहीं आएगा तब तक आपका आंसर गलत माना जाएगा। अभी प्रश्न आ गया, चलो थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। प्रश्न मान के चलो ऐसे आ गया, बोले भाई यदि 2 समतल दर्पण हैं, आपको एक और बात बता दूं, समरूपता वाली जो स्थिति मैंने ऊपर वाली बताई है, ये वाली आज तक कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछी गई है। इसलिए पहला श्योर तो ये होता है कि आंसर मुझे विषम ही लाना है हर कंडीशन में। लेकिन प्रश्न ऐसे आ गया, मान के चलो थीटा बराबर मुझे 72 डिग्री दे रखा है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, उनके बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हो गया। अब ठीक बीच नहीं कह रहा, वो सिर्फ बीच कह रहा है। तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो n बराबर 360/θ लगाइए, 72 पंजे 360, 5 कैसी संख्या है? विषम है। अब प्लस माइनस करने की जरूरत है क्या? नहीं है साहब, क्योंकि ये तो आंसर पहले से ही विषम आ गया। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यही सब बातें मैं आपको बहुत क्लियर करने वाला हूं स्टूडेंट्स, यही मेरा उद्देश्य है। ये पॉइंट्स हमारे जो है 12 क्लियर हो जाते हैं। आगे मैं बात करता हूं 13वें पॉइंट की। इतने सारे पॉइंट शायद आपने पॉसिबल नहीं है पढ़े हों। अब पहले मैं आपको 2 कंडीशन बता के चल रहा हूं, उसके बाद पॉइंट लगा रहा हूं। देखना, ये 2 समतल दर्पण हैं,
अब देखो वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन कर रखा है, कितने भी डिग्री पे कह दे समांतर रखें, लंबवत रखें, ये रखें वो रखें, आप थीटा बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं कहता हूं कि भाई देखो ये दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। यहां कंडीशन क्या होगी, जब मान के चलो कोई प्रकाश की किरण आएगी टकराएगी इस दर्पण से, ठीक है, ये किरण आ गई आपतित किरण, जब इस दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद वो यहां जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस से ऐसे चली जाएगी। आप क्या देखोगे, आपतित जो किरण है वो परावर्तित किरण के कैसी रहेगी, निश्चित तौर से समांतर रहेगी। अब प्रश्न पूछता कैसे है, यदि मुझे आपतित और अपरावर्तित दोनों किरणों को एक दूसरे के समांतर रखना हो तो थीटा मुझे कितना डिग्री रखना पड़ेगा, 90 डिग्री रखना पड़ेगा। जब मुझे क्या रखना है, समांतर रखना है, किसको, आपतित और परावर्तित दोनों किरणों को अगर मुझे समांतर रखना है तो थीटा 90 डिग्री रखना पड़ेगा। प्रश्न एक बार और पूछा है, मैं 14वें पॉइंट में बताता हूं। वो ये कहता है यदि मैंने मान के चलो इनके बीच कोण 60 डिग्री रख दिया, सपोज कीजिए ये 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं। अभी अगर प्रकाश की किरण आती है तो देखना ऐसे आएगी बेटा, टकराएगी, आप देख रहे हैं, टकराने के बाद वो ऐसे करके निकल जाएगी। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। यहां आप अगर एक चीज देख रहे हो तो आपतित जो किरण है वो एक दर्पण के समांतर, परावर्तित किरण दूसरे दर्पण के समांतर। मतलब जब आपतित किरण एक दर्पण के समांतर और परावर्तित दूसरे दर्पण के समांतर, अगर ये वाला काम मुझे रखना है तो थीटा बराबर कितना रखना पड़ेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री रखना पड़ेगा। इन दो कोणों से ज्यादा कोई कोण अभी तक पूछे नहीं गए हैं, 60 और 90 से अलावा। अब बात आती है कि सर ये समतल दर्पण जो है उसके यूज क्या क्या हैं, यूज के बारे में और बात करूं बेटा आपसे। पहला यूज बेटा इसका होता है पेरिस्कोप में। अब सर ये पेरिस्कोप क्या है, सपोज कीजिए मान के चलिए कि आप आर्मी में हैं और आपकी मुठभेड़ हो जाती है दुश्मनों से, इधर से मिलिटेंट गोली चला रहे हैं, इधर आप लोग पड़े हुए हैं आर्मी वाले। अब गोली अचानक से चलना यहां से बंद हो गया, स्टॉप। आपको क्या लगेगा, बोले या तो सब मर गए, असला इनके पास से बीत गया। अब ऐसे में क्या करेंगे, आप इधर झांक के देखना चाहेंगे भाई मरे हैं, क्या है क्या नहीं है, किस कारण से ये जो है गोलीबारी बंद हो गई। तो आप यहां चढ़ के देखोगे तो इतने में तो फाइल सेल्टा देगा अगला गोली लगा के। ऐसे में क्या है, एक यंत्र ऐसा होता है यूं करके टेढ़ा मुड़ा हुआ, उसमें क्या होगा, यहां एक दर्पण फंसा होता है। आप यहीं बैठे बैठे यहां का पूरा जायजा ले सकते हो आराम से, क्योंकि यहां समतल दर्पण फंसा हुआ है, जो कुछ भी यहां दिखेगा उसका रिफ्लेक्शन होकर सीधे आंख पे आएगा। ऐसा जो यंत्र होता है वो पेरिस्कोप कहलाता है, और पेरिस्कोप में जो यंत्र लिया जाता है वो समतल दर्पण लिया जाता है। कौन सा वाला दर्पण लिया जाता है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहां समतल दर्पण प्रयोग में लिया जा रहा है। पेरिस्कोप की बात करें तो समतल दर्पण। दूसरा बात करता हूं मैं स्केलेडोस्कोप। स्केलेडोस्कोप जो है वो क्या है, आपने खूब देखे होंगे, पहले बाइस्कोप चलते थे, बाइस्कोप। मेले वगैरह में मुझे बहुत याद है, मैं बचपन में जब जाता था मेले में तो एक इतना बड़ा बॉक्स होता था, उसमें एक आंख बंद करके आंख से देखते थे और उसमें रील जैसी घुमाई जाती थी। एक्चुअली उसमें जो दर्पण होता है वो बाइस्कोप होता है। दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आर्मी वाले जो लोग होते हैं अपने बंकरों में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समतल दर्पण एग्जैक्ट डिस्टेंस को बताता है। अभी मान के चलिए आपके पास कोई ऐसा वेपन है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है, आपने समतल की जगह पे उत्तल या अवतल रखा हुआ है, उत्तल अवतल ने उसे दिखा दिया मात्र 1.5 किलोमीटर ही, आपने गोली दाग दी, अब अगला तुम्हें छोड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इसलिए एग्जैक्ट स्थिति अगर देखनी है तो निश्चित तौर से आपको समतल ही दर्पण लेना पड़ेगा, क्योंकि समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब दिखाता है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हमने समतल दर्पण के पढ़े, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट अगर चाहिए तो बने रहिए की ऑफ सक्सेस के साथ।
मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।